सभी का स्वागत है. You're watching Legally Speaking and this is हिमाद्री बंसल. Usually it is not my style. मैं थोड़ी छोटी वीडियोस बनाने में विश्वास रखती हूँ. But since ये एक्ट ही इतना छोटा है and I thought कि I personally had to cover this act. तो मैंने सोचा since I'm studying for it I might as well teach it. Food Safety and Standards Act. तो ये वीडियो मेरे चैनल की फर्स्ट वन शॉट वीडियो होने वाली है. एंड एक बार हम बैठेंगे एक सिटिंग में और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट खत्म करके ही उठेंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस करेंगे. ठीक है, की टॉपिक्स बताते हुए चलूंगी साथ साथ. डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. फूड की डेफिनेशन पूछ ली जाती है. ठीक है, फूड कवर्स ऑल आइटम्स. वो सारी आइटम्स जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी है, जैसे कि प्राइमरी फूड्स हो गया, प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड फूड्स हो गया, या फिर ऐसे फूड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हैं. पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन, वो सारे सब्सटेंसेस और वाटर जो फूड की प्रेपरेशन में लगते हैं, जैसे कि पैकेज्ड वाटर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, च्युइंग गम, इन्फेंट फूड, इन सबको भी हम फूड मानते हैं. तो पहला तो ये हो गया ह्यूमन कंजम्पशन, प्राइमरी फूड्स, सेमी प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड फूड रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सेकेंडली, ऐसे सारे फूड्स जो फूड की प्रेपरेशन में लगते हैं, सब्सटेंसेस एंड वाटर जो फूड की प्रेपरेशन में लगते हैं, जैसे पैकेज्ड वाटर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, च्युइंग गम एंड इन्फेंट फूड. ओके, व्हाट इज एक्सक्लूडेड इज एनिमल फीड, जो खाना जानवरों को खिलाया जाता है, जीते जागते एनिमल्स, लाइव एनिमल्स, प्लांट्स प्रायर टू हार्वेस्ट, वो प्लांट जिन्हें अभी हार्वेस्ट नहीं किया गया है या फिर प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन यूज. ड्रग्स को इंक्लूड नहीं करते, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को फूड नहीं मानते, कॉस्मेटिक्स को फूड नहीं मानते, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को फूड नहीं मानते. तीन चीजें आपको याद रखनी है फूड पढ़ते हुए. ओके, मूविंग ऑन. एडल्ट्रेंट. भाई 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 भाइयों और बहनों, जो भी देख रहा है मेरा चैनल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक लॉ एग्जाम के लिए बैठने वाले बच्चे हैं और आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप बात को ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि फूड अडल्ट्रेशन पर एक सवाल जरूर जरूर बनता है, जरूर जरूर बनता है एक सवाल. ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन पर सवाल बनता है, ज्यादातर फूड इंस्पेक्टर्स पर सवाल बनता है. ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन, फूड इंस्पेक्टर्स, फूड की डेफिनेशन, इन सारी चीजों पर ज्यादातर सवाल बनता है. तो अडल्ट्रेंट को आप ध्यान से देखिए. ओके, लेट मी क्लीन दिस फॉर यू. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अडल्ट्रेंट, कोई भी ऐसा मटेरियल विच इज और पोटेंशियली, कोई भी ऐसा मटेरियल जो या तो किसी भी फूड को अनसेफ, सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांड कर रहा है, या फिर पोटेंशियली कर सकता है. आप इस सेंटेंस से देखिए कितना वाइड स्कोप दिया गया है इसे, कि या तो वो कर रहा है या फिर कर सकता है. गिव्स अ वाइड स्कोप. फिजिकल स्टोन्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, केमिकल, यूरिया, मिनरल ऑयल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स. ठीक है, दिस इज जस्ट एग्जांपल. कोई भी मटेरियल हो सकता है. इंक्लूजन ऑफ मटेरियल्स दैट कुड बी एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय किए जा सकते थे. इसका मतलब ये है, इफ यू आर फाउंड इन द मियर पोजेशन of such adulterants with the intention of making the food unsafe, substandard और misbranded, तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी. ओके, तो इसके साथ पाया जाना भी आपके लिए ऑफेंस, आपको अट्रैक्ट कर सकता है ऑफेंस के लिए. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सट्रेनियस मैटर लाइक डर्ट, हस्क और इंसेक्ट्स, इवन इफ अनइंटेंशनली मिस्ड. अगर आपकी गलती की वजह से, आपकी गलती नहीं भी है, तब भी आपके फूड में डर्ट, हस्क या फिर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो वो भी अडल्ट्रेशन माना जाएगा. कंटामिनेशन पे आ जाते हैं हम. सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज जी. कंटामिनेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, नेचुरल, आर्टिफिशियल, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो अनइंटेंशनली खाने में पड़ गया है. दिस इज द की डिफरेंस, बिटवीन कंटामिनेशन एंड एडल्ट्रेशन. कि एडल्ट्रेशन इंटेंशनल होती है एंड कंटामिनेशन अनइंटेंशनल होती है. ज्यादातर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, पैकेजिंग और होल्डिंग. इन सारे प्रोसेस में
ज्यादातर आ जाता है इन सारे प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है। इन्वायरमेंटल सोर्सेस की वजह से भी ओरिजिनेट कर सकता है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। कंटेमिनेशन इज अनइंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, whereas adulteration is intentional addition. ओके, मूविंग ऑन, फूड बिजनेस ये एक ब्रॉड टर्म है, सारी की सारी एक्टिविटीज फूड को लेके जितनी भी है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, फूड सर्विसिंग लाइक केटरिंग एंड रेस्टोरेंट, सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। FSSA aims to regulate the entire farm to fork food chain. मूविंग ऑन, मिस ब्रांडेड फूड, मैंने आपको क्या बोला था, एडल्ट्रेंट में ये वर्ड यूज हुआ था कि अगर कोई भी सब्सटेंस इस इंटेंशन के साथ डाला गया है फूड में कि उसे अनसेफ बनाया जाए, सब स्टैंडर्ड बनाया जाए या मिस ब्रांडेड किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय मिस ब्रांडेड? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज ZF। देखेंगे, मिस ब्रांडिंग रिलेट्स टू डिसेप्शन। अगर आप किसी भी लेबलिंग, पैकेज या रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंज्यूमर्स को डिसीव करना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन डिसीव करने की है, तो उसको मिस ब्रांडिंग बोलते हैं। तीन तरीके की होती है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और लेबल मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशनल ओमिशंस। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जब आपका लेबल या एडवर्टाइजमेंट झूठी या फिर डिसेप्टिव क्लेम करता है 100% ऑर्गेनिक, नहीं सॉरी 100% मिर्जा भाई घी, राइट, 100% प्योर घी। अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है और उसका 100% प्योर देसी घी नहीं है, तो फिर दैट वुड कम अंडर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड मिस ब्रांडिंग। ओके, पैकेजिंग लेबल, द फूड इज एन अनडिस्क्लोज्ड इमिटेशन और सब्स्टिट्यूट, जैसे कि हनी, synthetic honey simply marked as honey, contains false statements about its contents or make false claims about its geographical origin. All right, पैकेजिंग लेबल भी हो गया। इंफॉर्मेशनल omissions, failure to declare artificial additives, omission of necessary information or special dietary foods, or incorrect missing statements of quantity or weight. Let me change the pen, delay हो रहा है इसकी वजह से। अगर वो फेल करते हैं, if there is a failure to declare आर्टिफिशियल एडिक्टिव्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया, किसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने नहीं बताया, स्पेशल डाइटरी फूड जो उसमें यूज किया उसके बारे में नहीं बताया, या फिर इनकरेक्ट और मिसिंग स्टेटमेंट्स है, इंफॉर्मेशनल ओमिशंस। ओके, मूविंग ऑन, फर्स्ट टॉपिक इज डन। सेकंड टॉपिक, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ओके, establishment and core mandate, section 16 subsection 1, primary duty is to regulate and monitor manufacturing, processing, distribution, sale and import of food। मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूट, सेल एंड इंपोर्ट करना फूड को। गोल इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, इंश्योरिंग फूड इज सेफ, होलसम एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? दो तरीके के फंक्शंस रहेंगे, रेगुलेटरी एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एडवाइजरी और सपोर्ट रूल्स। अब देखना, आई विल टेल यू अ निमोनिक बाय द एंड ऑफ इट, जो आपको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत इसको समझने में, याद रखने में। स्पेसिफाइंग मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड एडवाइजरी गाइडलाइंस, यस। एस्टैब्लिशिंग क्वांटिटेटिव लिमिट्स, मैंडेटरी, अच्छा मैं समझा भी देती हूँ। मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करना, एडवाइजरी गाइडलाइंस को एंड एडवाइजरी गाइडलाइंस देना, ठीक है। मैंडेटरी स्टैंडर्ड सेट करना, गाइडलाइंस देना, क्वांटिटेटिव लिमिट सेट करना कि कितने कंटामिनेंट्स और रेसिड्यूज अलाउड है, ठीक है, तो इसमें क्यों लिखेंगे हम। एक्रेडिटिंग सर्टिफिकेशन बॉडीज को एक्रेडिट करना एंड लेबोरेटरीज की वहां से रिलायबल यूनिफॉर्म टेस्टिंग है, मतलब सर्टिफिकेशन बॉडीज को रिकॉग्निशन देना। ओके, रेगुलेटिंग द क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजिंग सैंपल्स को स्टैंडर्डाइज करना, एनालिसिस मेथड, कंट्रोलिंग फूड लेबल स्टैंडर्ड्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड कंडक्टिंग सर्वेस। ओके, तो यू कैन देखो 1 2 3 ऐसा S क्यूब C स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, ठीक है। S
Q मतलब specifying mandatory standards, then standardizing samples and conducting surveys. C मतलब certification bodies controlling food labeling, and Q मतलब quantitative limits and quality control. I hope it was clear. ये आप एक छोड़ भी सकते हो, that's fine. Advisory and support roles. और क्या roles रहते हैं? Providing scientific advice and technical support to central and state government. डेटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना डेटाबेस बनाने के लिए, कंसिस्टेंट रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी को प्रमोट करना, क्राइसिस मैनेजमेंट में असिस्ट करना, नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करना कोऑपरेशन के साथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, पब्लिक इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, बांटना, जनरल अवेयरनेस को बढ़ाना एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना. आई रियली कांट डू मच हियर, आपको ये सब लर्न ही करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा. जैसे मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया, आप इसको निमोनिक बना के याद कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी, दिस इज इम्पोर्टेंट. इस बॉडी का ड्यूटी है, इस बॉडी का ड्यूटी है कि ये पब्लिकली डिस्क्लोज करे साइंटिफिक ओपिनियंस, conflict of interest declaration and study results to build public trust. पब्लिक को बताए कि इस खाने को लेके साइंटिस्ट का क्या ओपिनियन है, conflict of interest का क्या डिक्लेरेशन रहेगा, स्टडी का रिजल्ट क्या है और एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की. Food authority can issue mandatory directions to Commissioner of Food Safety to ensure uniform enforcement across all states. Mandatory directions advise नहीं कर रहा है वो. It is sending mandatory directions to the Commissioner of Food Safety. Okay, next topic. With that being said, ये वाला टॉपिक भी हो गया है. Alright. आपको कोई भी डाउट हो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा. General principles to be followed for food safety. This is the most important तो नहीं, significantly important है. कौन कौन सी फाउंडेशन और फिलोसफी होती है? Is this pen not working today? फाउंडेशन एंड फिलोसफी होती है जो गाइड करती है फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रोटेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए. पैरामाउंट प्रायोरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ. इसी वजह से तो ये एक्ट बना है. इस एक्ट का गोल ही यही है कि ये ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ को प्रमोट करे. सेकेंड, प्रिंसिपल्स मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, सेफ्टी, होलसमनेस, ट्रूथफुलनेस. ठीक है. प्रोहिबिटिंग डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग. सेकेंड, साइंस बेस्ड, रिस्क को मैनेज करे. Decisions on food safety measures must be primarily based on scientific risk assessments. Economic, social, and cultural factors may also be considered to achieve an appropriate level of protection. Risk management. जो आप फूड सेफ्टी मेजर्स को लेकर डिसीजंस बना रहे हो, फूड सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो आप डिसीजंस बना रहे हो, वो साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट का रिजल्ट होना चाहिए. मतलब उसके पहले, उससे पीछे साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए जिसका वो रिजल्ट होना चाहिए. ठीक है. इट शुड बी बैक्ड बाय साइंटिफिक फैक्ट्स, राइट. अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लाने के लिए. रिस्क बेस्ड स्टैंडर्ड सेटिंग. Standards for food must be rooted in scientific risk analysis, except where such analysis is not feasible. Moving on, precautionary and proportional action. Precautionary principle. अगर एक suspected health risk पाना जाता है तो conclusive scientific proof is lacking, तो authorities temporary measures ले सकती है health को protect करने के लिए and further study को mandatory करने के लिए. मान लीजिए जब बीच में मैगी बैन हुई थी, तो मैगी जब बीच में बैन हो गई थी तो उसके ऊपर हमें कोई साइंटिफिक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, लेकिन हमें इतना पता था कि इससे एक सस्पेक्टेड हेल्थ रिस्क है. तो अगर ऐसा होता है तो टेम्पररी मेजर्स लिए जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, राइट. बट दिस इज नॉट द केस ऑफ मैगी. आई जस्ट गेव इट एन एग्जांपल सो दैट यू गाइस कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. आपने जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने उसके ऊपर लगाई हैं, that they should be proportional to the hazards they are causing. Restrictions जो आपने ट्रेड के ऊपर लगाई है, they should be proportional to the health hazards. Safety measures implemented must be proportional to the assessed risk
and should not create unnecessary restrictions on trade. Moving on, transparency and review. Third part, public information. पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अथॉरिटीज की ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिक को इन्फॉर्म करे अबाउट एनी आइडेंटिफाइड फूड रिस्क। अगर उन्हें लगता है कि कहीं भी फूड रिस्क है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिक को नोटिफाई करे। रिव्यू ऑफ मेजर्स, सारे के सारे अडॉप्टेड सेफ्टी मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स मस्ट बी पीरियोडिकली रिव्यू, उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ, स्टैंडर्ड सेटिंग रिक्वायरमेंट्स। डोमेस्टिक कंडीशंस और प्रैक्टिसेस को कंसीडर करके ही स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक कोडेक्स एलिमेंटेरियस को अडॉप्ट करना चाहिए अनलेस देयर इज साइंटिफिक जस्टिफिकेशन फॉर डेविएशन स्पेसिफिक टू इंडियाज हेल्थ प्रायोरिटीज। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंडीशंस को देख के रेगुलेशंस बननी चाहिए एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। पब्लिक कंसल्टेशन इज मैंडेटरी। ओके, फोकस ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस, ये तो कॉमन ही रहेगा, कुछ पॉइंट्स कॉमन ही रहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एग्जेम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर एक पोर्शन बैच का अनसेफ माना गया तो हम ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा बैच ही अनसेफ है। burden of proof to demonstrate otherwise on the manufacturer, burden of proof manufacturer के ऊपर रहेगा। exemption for primary producers, ये एक्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि फार्मर्स, फिशरमैन या प्राइमरी प्रोडक्शन ऑपरेशंस के ऊपर नहीं लगता है, रेगुलेशंस बाद में लगती है एट प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट सेल स्टेज। ओके, मूविंग ऑन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पावर, फंक्शंस एंड लायबिलिटीज, एंड इसी में हम लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रही है and if it helped you, please help me by liking, subscribing and sharing it, right? Moving on, food safety officer, फूड सेफ्टी ऑफिसर एक लोकल लेवल पर सबसे प्राइमरी लेवल पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। इसको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। एफएसओ को वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखी गई है, स्पेशली टेक्निकल डिग्री सच एज फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, veterinary science, microbiology or medicine. I don't know why veterinary science, but it exists. Okay. Jurisdiction क्या रहेगा, किस किन एरिया में ये अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो दे आर असाइंड अ स्पेसिफिक लोकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट या जोन उनका बता ऑलरेडी हम असाइन कर लेंगे एंड इन दैट लोकल स्पेसिफिक एरिया उनके पास फंक्शंस रहेंगे इंस्पेक्शन के, सैम्पलिंग, सीजर एंड एनफोर्समेंट। सैम्पलिंग कैसे होती है इसका पूरा प्रोसीजर मैं अभी आपको बताती हूँ। स्टेट ऑथराइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑथराइज कर सकती है क्वालिफाइड ऑफिसर्स को ताकि कि वो एफएसओ के पावर्स एंड फंक्शंस निभाए। ओके, सैम्पलिंग एंड सीजर, सेक्शन 38 to 41 सेक्शंस आप देखते हुए चलिएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को राइट है कि वो किसी भी फूड या सब्सटेंस का विच इज इंटेंडेड फॉर सेल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन उसका सैंपल ले ले, उसको वो सीज कर सकते हैं एनी आर्टिकल ऑफ फूड जो उनको लगता है विच अपीयर्स टू वायलेट द एक्ट। उस सीज फूड को वो कस्टडी में रखेंगे फूड बिजनेस ऑपरेटर की आफ्टर अ सैंपल इज टेकन, सैंपल जैसे ही ले लेगा वो उसको कस्टडी में रखेंगे एंड एफबीओ एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड इक्वल टू द फूड्स वैल्यू टू इंश्योर एविडेंस इज नॉट टैम्पर्ड विद। ओके, एफएसओ ये सीज्ड आर्टिकल और सैंपल फूड एनालिस्ट को भेजेगा, फूड एनालिस्ट की भी हम अपॉइंटमेंट और फंक्शंस अभी आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। एंट्री एंड इंस्पेक्शन, एफएसओ के बाद के पास पावर है कि वो किसी भी प्रमाइस में जहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है या स्टोर किया जा रहा है या डिस्प्ले किया जा रहा है सेल के लिए, वहां पे घुस सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। किसी भी पूरी की पूरी फूड सप्लाई चेन पर यह लागू होता है। ठीक है, तो किसी भी फूड सप्लाई चेन के किसी भी मैन्युफैक्चरर, स्टोरर या फिर डिस्प्ले फॉर सेल के ऑफिस में अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसके पास पूरा राइट है, वो ऐसा कर सकता है। इसमें एफएसओ के ऊपर ये ड्यूटी है, एफएसओ की ये ड्यूटी है that he must pay the market price for any sample taken. इससे क्या है, फेयरनेस एंड they will prevent harassment and ensure fairness। ठीक है, आपको जो आप सैंपल ले रहे हो उससे उसका मार्केट प्राइस आपको देना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन, पेरिशेबल फूड अगर अनफिट पाए जाते हैं कंजम्पशन के लिए तो दे कैन बी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड आफ्टर गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू एफबीओ यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर। ओके, सीजर of adulterants and documents,
FSOs can seize adulterants and any relevant books or documents needed for investigation, though superior authority approval is required for document seizure. डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए उनको सुपीरियर अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन एडल्ट्रेंस को सीज करने के लिए जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें चाहिए, उसके लिए उन्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है. सर्च एंड सीजर. FSOs have independent investigative powers to search and seize without a prior warrant. वारंट के बिना वो चाहे तो आपके एस्टैब्लिशमेंट में आके सर्च और सीजर कर सकते हैं अगर उनके पास रीजनेबल सस्पिशन है तो. ओके. All of the search and inspection procedures will be consistent with the CRPC's. CRPC के provision must have one or more independent witnesses present during action. Liability क्या रहेगी इनकी? They are also guilty of an offence and is liable to pay fine up to 1 lakh rupees. FSO अगर वो ऐसा कोई फूड आर्टिकल सीज कर लेंगे वेक्सेशियसली विदाउट रीजनेबल ग्राउंड. ठीक है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अगर उन्होंने कोई भी फूड आर्टिकल सीज कर लिया, आई मीन इट्स ऑब्वियस उनका एक ही काम है कि वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, मतलब एक काम नहीं है, बट दिस इज मेजॉरिटी ऑफ देयर फंक्शंस, राइट. इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं एंड सीज कर रहे हैं, राइट, सर्च कर रहे हैं. तो अगर उन्होंने कोई भी ऐसा फूड आर्टिकल वेक्सेशियसली मतलब कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड सीज किया है तो दे वुड बी लायबल टू पनिशमेंट, राइट. एंड इफ दे आर कमिटिंग एनी अनजस्टिफाइड एक्ट जिसकी वजह से किसी भी इंसान को इंजरी हो रही है, देन आल्सो दे आर लायबल टू फाइन. एक प्रोटेक्शन एफएसओ को जरूर है कि अगर उनके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट की जाती है एंड इट इज प्रूवन फॉल्स और उसको फॉल्स प्रूव कर दिया गया है, तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है उसको 50,000 से लेकर 1 लाख तक कहीं भी फाइन हो सकता है. मूविंग ऑन. लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन. मैंडेटरी लाइसेंस. एक लाइसेंस जरूरी है किसी भी इंसान को अगर उसको फूड बिजनेस करना है. फूड बिजनेस हम देख चुके हैं उसकी डेफिनेशन में क्या होता है. बिना रिक्वायर्ड लाइसेंस के अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंस हो जाता है. ठीक है. पेटी एफबीओस. पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको छुट्टी है. दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट बट मस्ट अंडरगो सिंपलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इनके लिए पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. एक सिंपलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अगर ये फॉलो करते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के साथ तो भी चलेगा. ओके. प्रोसीजर एंड कंडीशंस. एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, फीस देनी पड़ेगी एंड पर्टिकुलर्स भेजनी पड़ेगी. दिस इज प्रोसीजर फॉर लाइसेंस. ग्रांट और रिफ्यूजल. लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड और रिफ्यूज बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ कंसर्न. अगर रिफ्यूज कर दिया गया है आपका लाइसेंस तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर देना पड़ेगा लिखित में कि उन्होंने क्यों क्यों किन किन कारणवश आपका लाइसेंस रिफ्यूज किया है. ठीक है. डीम्ड अप्रूवल अप्लाइज इफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फेल्स टू रिस्पॉन्ड विद इन 2 मंथ. 2 मंथ्स बीत गए और आपको ना ही अप्रूवल आया है ना ही रिफ्यूजल, तो आपका डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा. ये माना जाएगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया है. लाइसेंस एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस. हाइजीन, सैनिटेशन, स्टोरेज. FSSAI की रेगुलेशंस जो स्पेसिफाई है, ये इसलिए नहीं बोलती हूँ मैं, इट्स अ टंग ट्विस्टर फॉर मी, अवॉइड करती हूँ इस बॉडी का नाम लेना. ऑलराइट. स्कोप. अ सिंगल composite license may be issued for multiple food articles, different business units within the same local area. लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी. कॉम्पोजिट लाइसेंस मिल सकता है अगर सेम तरीके का बिजनेस है लेकिन सेम लोकल एरिया में होना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन आपको सेपरेट देनी पड़ेगी. अपील. एप्लीकेंट चाहे तो अपील कर सकता है. अपील द रिजेक्शन ऑफ अ लाइसेंस टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी. अगर आपका रिफ्यूज कर दिया गया है आपको बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर तो आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं कमिश्नर टू द फूड सेफ्टी. ओके. मूविंग ऑन. फूड एनालिसिस. ऑलराइट. सेक्शन 43 to section 47. Recognition of laboratories and analysts. इस बॉडी को वो सारी लैबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ही रिकॉग्नाइज और नोटिफाई करना चाहिए जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL ने अप्रूव कर दी है. टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड रिलायबल. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. वो सारी लैबोरेटरीज
वो सारे लैब्स जो NABL ने अप्रूव कर दिए हैं। Why? Because they ensure technical competence and reliability. सिर्फ वो ही लैब्स FSSAI को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. This is the point. Referral food laboratories establishes referral food laboratories to handle appeals को handle करने के लिए dispute resolution and verification of result, functioning as the appellate institution for testing hierarchy. आप इसको appellate institutions मान सकते हैं. ठीक है, appellate institution क्यों? क्योंकि अपील देखता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देखता है एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स देखता है. Let me quickly check if my mic is working. Yes, it is. All right. Food analyst. Food analysts are appointed by the Commissioner of Food Safety. इनको भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही अपॉइंट करता है. जिस तरीके से कमेंट करना, और कौन सी इंस्पेक्शन अथॉरिटी होती है जिसको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है. Must possess technical qualification, food science, chemistry, microbiology. Person with financial interest is disqualified. ऐसा इंसान जिसका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. ओके. अगर ये बॉडी चाहे तो इट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज को अपॉइंट कर सकते हैं फूड सेफ्टी ऑडिट्स करने के लिए एंड टू चेक विद देयर कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स. सैम्पलिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है. देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर को एक नोटिस भेजना पड़ेगा सैम्पलिंग का उस इंसान या मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको वो सैंपल लेना चाह रहे हैं. ओके. 4 सैंपल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, सील किया जाएगा, साइन किया जाएगा. ठीक है, बाय द पर्सन कंसर्न्ड और द विटनेसेस. अगर वो इंसान रिफ्यूज करता है तो ये बटेंगे कैसे 4 पार्ट. सबसे पहला पार्ट 1 फूड एनालिस्ट को भेजा जाएगा प्राइमरी एनालिसिस के लिए. पार्ट 2 एंड 3 डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपनी कस्टडी में रिटेन करेगा एंड पार्ट 4 फूड बिजनेस ऑपरेटर को भेजा जाएगा. ठीक है. एफएसओ को ये सारा प्रोसीजर नेक्स्ट वर्किंग डे तक करना पड़ेगा ताकि उस फूड सैंपल का डिग्रेडेशन ना हो जाए. ठीक है. अब अगर टेस्ट रिजल्ट्स आए और पार्ट 1 यानी कि जो पार्ट फूड एनालिस्ट को भेजा गया था एंड पार्ट 4 यानी कि जो पार्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर को भेजा गया था उन दोनों में डिफरेंस आया है, डिस्क्रिपेंसी आई है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जो पार्ट 2 एंड 3 है वो ये पार्ट्स रेफरल अथॉरिटी में भेजेगा, रेफरल लेबोरेटरी में भेजेगा जिसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा. ठीक है. ओके. फूड एनालिस्ट के फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहले तो जैसे ही उसको सैंपल मिलेगा उसको सील देखनी है. ठीक है. सैंपल सील देखनी है, उसको ये देखना है रिसीव करते उसको सैंपल सील देखनी है ताकि टैंपरिंग का कोई सवाल ना उठे. अगर सैंपल ब्रोकन है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसको 7 दिन के अंदर अंदर बताना है. ओके. एनालिस्ट को एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करके डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजनी है एंड कमिश्नर को भी भेजनी है 14 दिन के अंदर अंदर, इन 14 डेज. कंज्यूमर सैंपल्स, एक परचेजर भी चाहे तो फूड सैंपल भेज सकता है एनालिसिस के लिए, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू अ फीस. ओके. लेकिन देयर इज अ प्रोविजन, उनको उस सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द परचेस. इफ द फूड इज फाउंड अनसेफ, अगर वो फूड अनसेफ पाया जाता है then analyst forward the report to the designated officer for prosecution. That was it. The most important topics for this act is covered. नहीं, spurious drugs बाकी है. Spurious drugs is very important. Okay, that I will cover to the last. ये मेरी कोई clickbait ideology नहीं है कि मैं चाहती हूँ तुम लोग एंड तक देखो इस वजह से, ऐसा नहीं है. मेरी पीपीटी में ही वो टॉपिक लास्ट में है सबसे, ये रहा spurious drugs, इस वजह से. ऑलराइट, फटाफट ये करते हुए चलेंगे. लेट्स सी. Provisions related to offence and penalties, adjudication and appeal proceedings. पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे. Penalties and offences. Unsafe food, section 59. अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो 3 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट या फिर मोर देन 3 लाख रुपीज ऑफ फाइन. ठीक है. अगर ग्रीवियस हर्ट हुई है तो 6 साल से ज्यादा की सजा एंड 5 लाख रुपीज का फाइन. अगर डेथ हुई है तो 7 years to life imprisonment की सजा एंड 10 लाख रुपए तक का फाइन. ओके.
Liability covers adding harmful substances or removing essential constituents with the knowledge of potential sale. पोटेंशियल सेल के कारण अगर तुमने हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड किए हैं या फिर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमूव किए हैं. मूविंग ऑन, सब स्टैंडर्ड फूड पेनल्टी अप टू 5 लाख रुपए तक की आपकी पेनल्टी है. फूड दैट फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट इज नॉट अनसेफ. अनसेफ नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी से नीचे है. मिस ब्रांडेड फूड 3 लाख रुपए तक का फाइन. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेक्टिव एक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ऑर्डर कर सकता है कि या तो आप इन्हें ठीक करो या फिर आप इसे डिस्ट्रॉय कर दो. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी. हाई पेनल्टी अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और हाई पेनल्टी लगती है पब्लिशर्स एंड एंडोर्सर्स. एक्सट्रेनियस मैटर, इससे एक्स्ट्रा कोई मैटर है तो 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी. फूड कंटेनिंग फॉरेन मैटर्स लाइक डस्ट, फिल्थ, इंसेक्ट्स. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अनलाइसेंस्ड बिजनेस 10 लाख रुपए तक का फाइन. मैंने आपको बोला था अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो आपको रिक्वायर्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस का प्रोसेस भी मैं ऊपर समझा चुकी हूँ. ऑपरेटिंग विदाउट द रिक्वायर्ड लाइसेंस. सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस डबल द पेनल्टी. मतलब अगर आपने एक बार आपको कन्विक्ट किया गया और फिर उसके बाद यू आर सब्सिक्वेंटली फाउंड कि आपने दोबारा वो गलती रिपीट की है तो डबल द फाइन ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस. ओके. डेली फाइन अप टू 1 lakh and possible license cancellation. Courts may also publish offenders' details. Other contraventions, fine up to 2 lakh rupees. Any breach of the act without a specific penalty. अगर आपने एक्ट का कोई भी ब्रीच किया है जिसमें पेनल्टी नहीं स्पेसिफाई की गई है तो फाइन अप टू 2 लाख रुपीस. कॉम्पनसेशन विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है. मैंडेटिंग सिविल कॉम्पनसेशन इन एडिशन टू क्रिमिनल पेनल्टी. कॉम्पनसेशन अमाउंट्स आर अगर आपने डेथ कॉज किया तो मोर देन 5 लाख, ग्रीवियस हर्ट किया तो मोर देन 3 लाख एंड अदर इंजरीज किया तो मोर देन 1 लाख. इंटरिम रिलीफ इज प्रोवाइडेड विद इन 30 days. 30 दिन के अंदर रिलीफ मिल जाएगा. एजुडिकेशन अथॉरिटी क्वासी जुडिशियल प्रोसेसेस होते हैं ये सिविल पेनल्टीज के लिए. एजुडिकेटिंग ऑफिसर हैंडल करता है. ठीक है. ही मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ठीक है. एडीएम तो होना ही चाहिए. एओ प्रोसीजर, एओ एक इंक्वायरी करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा एक्यूज्ड को सुनने की. कॉन्ट्रावेंशन अगर उसको मिलता है वो इम्पोज करेगा प्रोपोर्शनेट पेनल्टी मतलब जितना हार्म हुआ है उतनी ही पेनल्टी. ठीक है. गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स इन सेक्शन 49 कंसिडरिंग मोटिव, लॉस एंड रेपुटेशन एक्सेट्रा. इसके पास उतनी ही पावर्स होती है जितनी एक सिविल कोर्ट के पास होती है. कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी में एम्पावर वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एम्पावर भी कर सकता है टू कंपाउंड माइनर पेटी ऑफेंसेस बाय एक्सेप्टिंग अ फिक्स पेनल्टी. फिक्स पेनल्टी से पेटी ऑफेंसेस को निपटा सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग अ फिक्स पेनल्टी. कंपाउंडिंग इज लिमिटेड टू एन अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज. अगर 1 लाख रुपए तक की है तब आपकी कंपाउंडिंग अलाउड है. मतलब अगर आपने 2-3 पेटी ऑफेंसेस किए हैं और उसकी फीस कंबाइन होके 1 लाख रुपए तक है या उससे नीचे है तो उसकी कंपाउंडिंग अलाउड है. एक्सक्लूड्स पनिशेबल ऑफेंसेस विद इम्प्रिजनमेंट और पनिशेबल ऑफेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उनको आप कंपाउंड नहीं कर सकते. एक बार पेनल्टी दे दी तो ऑफेंडर को डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम फर्दर लायबिलिटी. ओके. अपील अगेंस्ट एजुडिकेशन, अगर आपको एओ के डिसीजन से अपील करनी है तो फिर आप फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे which is established by central or state government. FSAT is headed by a presiding officer जो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जज तो होना ही चाहिए. ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चलेगा, नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय सीपीसी. स्पेशल कोर्ट्स, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो सीरियस ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे जिसमें ग्रीवियस इंजरी आ जाती है, डेथ आ जाती है या फिर पनिशमेंट 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा होती है. ओके. समरी ट्रायल्स भी होते हैं इसमें. लेस सीरियस ऑफेंसेस नॉट ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स आर ट्राइड समरीली बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ताकि उसके फैसले ज्यादा जल्दी हो. राइट. तो ऐसे लेस सीरियस ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं. मूविंग ऑन, अपील फ्रॉम स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट के फैसले से अगर आपको अपील करनी है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ स्पेशल कोर्ट लाइज डायरेक्टली टू हाई कोर्ट. फिर सीधा आप हाई कोर्ट जाइए. मस्ट बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस. ठीक है. तो आपको हायरार्की समझ आ गई है इधर, आई होप. सबसे पहले आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं.
एजुडिकेटिंग ऑफिसर से अगर आप ना खुश हैं तो आप फूड सेफ्टी अपैलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं. दिस इज वन. सेकेंड इज स्पेशल कोर्ट्स भी लगाए जाते हैं हाई कोर्ट से कंसल्ट करके सीरियस ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए. अगर आप स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए. ओके, चलो. स्पूरियस ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पूरियस ड्रग एक ऐसा फेक, नकली, इमिटेशन, किसी की नकल करना, डिसीव करना, एक ऐसा ड्रग जो नकली है, ये किसी को इमिटेट करता है या डिसीव करता है, अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट करता है, अपने ओरिजिन को मिस रिप्रेजेंट करता है, मैन्युफैक्चरर को मिस रिप्रेजेंट करता है और एक फॉल्स इंप्रेशन बनाता है कि वो जेन्युइन है या फिर ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर ने बनाया है. ठीक है. एक ड्रग को स्पूरियस माना जाएगा अगर इफ इट इज सोल्ड और इम्पोर्टेड इन द नेम ऑफ अनदर ड्रग, किसी और के नाम से अगर वो बिक रहा है और इम्पोर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है और उसी का नाम यूज करता है जो दूसरा ड्रग है, मिसलीडिंग तरीके से. इमिटेट्स, लुक्स लाइक और यूजेस द नेम ऑफ अनदर ड्रग. लेबल फेक और नॉन एग्जिस्टेंट मैन्युफैक्चरर का नाम दिखाता है, पार्टली या फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड है अनदर सब्सटेंस से, एंड फॉल्सली क्लेम करता है कि वो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है जिसने एक्चुअली वो प्रोड्यूस नहीं किया. इसकी पेनल्टी क्या रहेगी? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं स्पूरियस ड्रग की, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है और ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है. इसके साथ साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन होगा और 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कन्फिस्केटेड ड्रग्स, या फिर वो ड्रग्स जो आपके पाए गए हैं उसकी 3 गुना वैल्यू, जो भी ज्यादा है वो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी. ये जो फाइन है उसका पोर्शन कॉम्पनसेशन दिया जाएगा टू द इंजर्ड पर्सन. ट्रायल का होंगे, स्पेशल कोर्ट्स में इसके ट्रायल होंगे. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिजाइन करेगी स्पेशल कोर्ट्स को ऑफेंसेस ट्राई करने के लिए स्पूरियस और एडल्टरेटेड ड्रग्स के. कॉग्निजेबल और बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस माने जाएंगे क्योंकि ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं. स्पूरियस एंड एडल्टरेटेड ड्रग्स कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस माने जाएंगे. वाओ, विद दैट बीइंग सेड हमारा फूड सेफ्टी एक्ट भी खत्म हो गया. अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, अच्छा, ऑल्सो स्पूरियस ड्रग्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का पार्ट है, एफएसएसए का पार्ट नहीं है. ओके, ओके, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट नाउ. ठीक है, ये काफी ट्रिकी हो जाता है कई बार, हमें लगता है कि स्पूरियस ड्रग्स इज अ पार्ट ऑफ एफएसएसए बट रादर इट्स नॉट. ऑलराइट, अब हमारा एफएसएसए खत्म हो गया है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, please feel free to comment. Please feel free to comment. And I am thinking of making a video for Preventive Corruption Act. Please comment if you want one short video. All right. Okay. Bye bye. I'll see you until next time.